नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो एक क्राइम की घटना है वो है अलवर, राजस्थान से। अलवर जिले में निमराना की एक खास पहचान है। उसके अंतर्गत कस्बाई इलाका ततारपुर में 16 मार्च 2022 को थाना प्रभारी विजय चंदेल बोरी में शव मिलने की सूचना पाकर चौंक गए थे। वो सोचने लगे कि आखिर कौन है जिसने इलाके की शांति भंग करने की कोशिश की है। सूचना देने वाला कोई अज्ञात राहगीर था जिसने फोन पर शास्त्री कॉलोनी में पुलिया के नीचे एक प्लास्टिक की बोरी में शव होने की जानकारी दी थी। उससे बदबू आने की बात भी कही थी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी चंदेल तुरंत अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट गई थी। सभी नाक मुंह बंद करके सड़क पर से ही पुलिया के नीचे प्लास्टिक की बोरी को देख रहे थे। उनकी नजरें बोरी पर टिकी हुई थी। 2 पुलिसकर्मी बोरी के पास गए। उसमें से आ रही बदबू से शव के 2-3 दिन पुरानी होने का अंदाजा लगाया गया। सावधानी से बोरे के बंद मुंह को खोला। बोरे में शव ठूस कर कसा गया था। ऊपर मुड़े हुए पैर थे, जिसे देखकर किसी महिला के शव होने की पहचान हुई। शव को बोरी से बाहर निकाला गया, जो एक सुंदर युवती का था। चंदेल ने शव का मुआयना किया। अंदाज से उसकी उम्र 30 के करीब आंकी गई। पहनावे, बालों व चेहरे के बनाव श्रृंगार से वो शहरी और किसी साधन संपन्न घराने की लग रही थी। उसे बोरी में भरकर फेंकने का मतलब साफ था कि उसकी किसी ने हत्या करके ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने शव की पहचान आसपास खड़े लोगों के जरिए कराने की कोशिश की, किंतु अधिकतर ने बताया कि वो ततारपुर इलाके की नहीं है। उसकी पहचान नहीं होने पर थाना प्रभारी ने अधिकारियों के निर्देश पर शव का पंचनामा बनाया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदेल ने थाने लौटकर एक अज्ञात युवती का शव बरामदगी की प्राथमिकी दर्ज कर ली। जल्द ही शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में युवती का गला घोटकर मौत होने से बात कही गई थी। उसके बाद पुलिस के सामने 2 उलझनें थी। पहली, शव की जल्द से जल्द पहचान हो जाए। दूसरी, उसके हत्यारों को दबोच लिया जाए। इसके लिए ततारपुर थाना प्रभारी ने कुछ नए तरीके अपनाए। मुखबिरों को अलर्ट करने के साथ साथ शास्त्री कॉलोनी और घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के बीते हफ्ते भर की फुटेज निकलवाई। मुखबिरों से मालूम हुआ कि ततारपुर के कुछ लोगों ने घटना स्थल पर 14 मार्च की शाम करीब 7 बजे एक सफेद कार देखी थी। इसका सुराग लगते ही भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी विजय चंदेल की अगुवाई में एक पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरों से निकाले गए फुटेज की जांच की। उन्हें सफेद कार दिखी, जिसका नंबर DL10 CN 9908 था। ये संदिग्ध कार 14 मार्च 2022 को बहरोड से ततारपुर के घटनास्थल पर आकर रुकी थी और कुछ देर बाद उसी रास्ते से वापस लौटती हुई दिखाई दी थी। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली ये कार पुलिस की निगाह में चढ़ गई। उसकी डिटेल से कार मालिक का नाम और पता मालूम हो गया। कार का मालिक कपिल गुप्ता आनंद विहार में कक्कड़नुमा में दयानंद विहार का रहने वाला था। पुलिस को उस तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दिल्ली पहुंचकर राजस्थान पुलिस ने कपिल को दबोच लिया। हालांकि पकड़े जाने पर कपिल अड़ गया। नाराजगी दिखाते हुए बोल पड़ा, ऐसे क्यों पकड़ा है मुझे? मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं, कोई ऐरा गैरा नहीं। जो तुम्हें अभी बताता हूं कि तू कौन है, और सुन, ज्यादा ताव तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये फोटो देख और बता, इस बोरी को पहचानता है? अच्छा छोड़, इसे देखकर बता, इस कार को तो पहचानता ही होगा। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी ने एक झापड़ मारते हुए कहा, कार तो मेरी है, लेकिन बोरी को मैं नहीं पहचानता। कपिल हकलाता हुआ बोला, तू अभी सब कुछ पहचान लेगा। पहले ये बता, तुम्हारी कार 14 मार्च को दिल्ली से निमराना में ततारपुर क्यों गई थी? पुलिस ने कड़कड़ाती आवाज में पूछा। मैं तो 1 महीने से दिल्ली के दूसरे इलाके में भी नहीं गया और आप राजस्थान की बात कह रहे हैं। कपिल ने सफाई दी, लेकिन तुरंत उसके गाल पर एक और झन्नाटेदार झापड़ लगा। इस वीडियो में देखो, गाड़ी कौन चला रहा है और तुम्हारी बगल में बैठी औरत कौन है? जी, ये तो मैं ही हूँ। बगल में मेरी पत्नी है, लेकिन ये वीडियो दिल्ली की है। कपिल बोला, दिल्ली की है
लगता है तुम पुलिस का डंडा खाए बगैर सच नहीं बताओगे। वीडियो में समय और तारीख क्या दिख रहा है? 14 मार्च 2022 और समय है शाम के 6:52। अब यही पूरी बात बताएगा या दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में ले चलूं? मैंने वहां की परमिशन ले रखी है। बताता हूं, यहीं पर बताता हूं, सब सच बताऊंगा। मैंने तो वो सब तंग आकर किया, बहुत परेशान हो गया था साहब। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी ही गलतियों की वजह से ब्लैकमेल हो रहा था। बोलते बोलते कपिल भावुक हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई, आंखों से आंसू निकल आए। ये देखकर पुलिस ने उसे अपना रुमाल निकाल कर दिया। एक गिलास पानी मंगवाया। कपिल ने आधा गिलास पानी एक ही सांस में पी लिया। नम आंखें सांप की। फिर उसने जो कुछ बताया वो काफी चौंकाने वाली जानकारी थी। सबसे पहले तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो 14 मार्च को अपनी गाड़ी से ततारपुर के इलाके में गया था। उसके साथ पत्नी सुनैना के अलावा 2 नौकर भी थे। वहां जाने की वजह थी प्रियंका खत्री। वो उसके बच्चों को पिछले 9 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी, लेकिन बीते 2 सालों से उसे ब्लैकमेल भी कर रही थी, पैसे ऐंठ रही थी। 6-7 महीने से तो 50 लाख रुपए मांग रही थी। नहीं देने पर मुझे दुष्कर्म के जुर्म में जेल भेजने की धमकी दे रही थी। पुलिस बड़े ध्यान से कपिल की बातें सुन रही थी। उसके बयान की रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। पुलिस ने बीच में ही कपिल को टोका, तुमने प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? उसकी क्या शिकायत करता साहब, किस मुंह से करता? मैं ही उसके रूप जाल और जवानी में फंसा हुआ था। उसके साथ मेरा सालों से अवैध रिश्ता बना हुआ था। वो चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लूं। जब मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तब उसने पत्नी की हत्या करवाने की भी बात की। वो मुझे बार बार जेल भेजने की धमकी देती थी। सो एक दिन मैंने उसे ही खत्म करवा दिया। खत्म करवा दिया मतलब मैंने अपनी पत्नी से कहकर नौकरों के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ततारपुर गया था। वहीं हमने बोरी में रखे प्रियंका के शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया था। उसी रात 11 बजे वापस दिल्ली भी आ गए। कपिल ने पूरी बात की। प्रियंका की हत्या किसने की, उसे किसने मारा, पुलिस ने पूछा। वो भी बताऊंगा साहब, सब कुछ बताऊंगा। मैंने उसे नहीं मारा और ना ही उसके शव तक को हाथ लगाया। करीब 29 साल की प्रियंका को हमारे 2 नौकरों राजकिशोर यादव और सचिन देवल ने झांसे में लेने के बाद गला दबाकर मार दिया था। प्रियंका के बारे में भी बताओ, वो कौन थी, कैसे तुम्हारी जिंदगी में आई? उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन, पति या कोई और प्रेमी आदि? पुलिस ने कहा, प्रियंका पास के ही चांद मोहल्ला गांधीनगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। मेरी जान पहचान तब से है जब वो मात्र 20 साल की थी। उन दिनों मेरी उम्र भी 30 साल थी। मेरी शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे स्कूल जाने लगे थे। उनकी घर पर ट्यूशन के लिए मैंने प्रियंका को लगा दिया था। इस पूछताछ के बाद उसी समय पुलिस की एक टीम प्रियंका के घर पर भी गई। घर पर प्रियंका की मां मिली। उनसे प्रियंका के बारे में पूछा। इस पर उसकी मां ने बताया कि वो 14 मार्च को बैंक से पैसे लाने को कहकर निकली थी। उसके बाद से वापस नहीं लौटी है। पुलिस ने प्रियंका के माँ बाप से 3 दिनों तक जवान बेटी के घर नहीं लौटने पर भी उसकी किसी तरह की खोज खबर नहीं लेने की वजह पूछी। इस पर उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, साहब वो अपनी मन मर्जी की मालिक थी, बेफिक्र रहती थी। पहले भी 3-4 दिनों तक बगैर बताए चली जाती थी। लौटने पर बताती थी कि जिस बिजनेसमैन के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है उसके काम के सिलसिले में टूर पर अचानक जाना पड़ता है। अपने जरूरी सामान का एक बैग वही पैक रखती थी। अभी तुम्हारी बेटी किस हाल में है, नहीं देखना चाहोगी? पुलिस ने कहा, किस हाल में है का क्या मतलब है साहब, क्या हुआ उसे? प्रियंका की मां बोली, ये जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ निमराना चलना होगा, वहीं सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इस तरह राजस्थान पुलिस को लावारिस शव के बारे में करीब करीब तमाम आवश्यक जानकारियां मिल चुकी थी। हत्यारे के बारे में भी मालूम हो गया था। वे हिरासत में भी ले लिए गए थे।
शव की पहचान होते ही मामले की सिलसिलेवार रिपोर्ट तैयार करनी रह गई थी। अगले रोज सभी के साथ जांच टीम ततारपुर थाने में थी। सबसे पहले शव की पहचान करवाई गई, जिसकी पहचान उसके माँ बाप ने प्रियंका के रूप में कर दी। अपनी बेटी को अचानक मृत पाकर वे वहीं पर रोने पीटने लगे, खुद को कोसने लगे और अपने भविष्य को लेकर मातम मनाने लगे, क्योंकि घर का सारा खर्चा प्रियंका ही उठाती थी। अलवर के ततारपुर थाने में कपिल गुप्ता, सुनैना गुप्ता, राजकिशोर यादव और सचिन देवल को प्रियंका की हत्या का आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रियंका के शव को उसके माता पिता को सौंप दिया गया, जिसका ततारपुर में ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। प्रियंका हत्याकांड का विस्तार से खुलासा करने के लिए सभी आरोपियों से बारी बारी से पूछताछ की गई। मुख्य आरोपी के रूप में कपिल गुप्ता के दोनों नौकरों का नाम सामने आया, जबकि कपिल और सुनैना का नाम हत्या की योजना बनाने और शव को ठिकाने लगाने में आया। हालांकि इस पूरे हत्याकांड का इकलौता जिम्मेदार कपिल गुप्ता ही था, जिसकी प्रेम कहानी और अवैध संबंध का अंजाम था। उसके बाद हत्याकांड की जो कहानी उभरकर सामने आई वो इस प्रकार से थी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित दयानंद विहार कक्कड़नुमा में रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारी कपिल गुप्ता परिवार समेत रहते थे। परिवार में पत्नी सुनैना और 2 बच्चों का खुशहाल परिवार था। उनका अच्छा खासा करोड़ों के टर्नओवर का बिजनेस था। बात साल 2014 की है। कपिल ने अपने बच्चों का अच्छे पब्लिक स्कूल में नाम लिखवा दिया था। उनके होमवर्क आदि के लिए प्रियंका को ट्यूशन पर रख लिया था। वो कुछ समय के लिए घर पर आकर हर रोज बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। दरअसल प्रियंका भी उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करके टीचर की नौकरी की तलाश में थी। टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी करना चाहती थी। वैसे प्रियंका बहुत ही सुंदर थी, मॉडल की तरह फिगर था। अपनी आमदनी की अच्छी रकम अपने शरीर की देखभाल और नए ड्रेस पर किया करती थी। मौज मस्ती की जिंदगी की लालसा थी। कपिल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान उसकी मुलाकात कपिल और सुनैना से होती रहती थी। अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से जल्द ही वो सभी की प्रिय बन गई। उसकी पढ़ाई से बच्चे भी संतुष्ट रहते थे। उनका रिजल्ट अच्छा आने लगा था। इसे देखते हुए कपिल उसकी तारीफें करने लगा था। 2 सालों में प्रियंका एक घर की सदस्य की तरह बन गई थी। बेरोक टोक घर में आने जाने लगी थी। इसी बीच प्रियंका ने महसूस किया कि कपिल उससे अकेले में मिलने और बातें करने के बहाने ढूंढने लगा है। कई बार उसके ड्रेस की तारीफ भी कर चुका था। बाल बनाने के स्टाइल के बारे में पूछते हुए कहा था कि सुनैना को भी वो स्टाइल सिखा दे। संयोग से एक बार कपिल को उसे गाड़ी में ले जाने का मौका मिल गया था। दरअसल मौका मिला नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उससे अकेले में बातें कर सके। उस दिन कपिल ने अपने प्रेम का इजहार प्रियंका को एक गिफ्ट देकर किया। गुदगुदी तो प्रियंका के दिल में भी काफी समय से हो रही थी। उसने भी थैंक्स कहने के बजाय सीधे गले लग गई। कपिल के लिए ये अनोखा एहसास था। वो हैरान हो गया था, खुश था और बोल पड़ा, बड़ी अच्छी परफ्यूम लगाई है। कौन सी है? आप भी तो हमेशा अच्छी परफ्यूम लगाते हो, भीनी भीनी होकर भी प्यारी लगती है। प्रियंका हंसती भी बोली। इसके जवाब में कपिल सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। प्रियंका भी बाय बोलती हुई जाने लगी। कपिल उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो सड़क पार नहीं कर गई। इस तरह दोनों के बीच दिलों की दूरियां कम होती चली गई। दोनों कभी एक दूसरे की तारीफ करते तो कभी साथ समय गुजारने का मौका निकाल लेते। कुछ समय में ही प्रियंका ने महसूस किया कि कपिल की नज़र उस पर अपनी पत्नी सुनैना से अधिक रहती है। इसका फायदा उठाते हुए वो जब तक पैसों की सहायता भी लेने लगी थी। प्रियंका के लिए कपिल एक मालदार व्यक्ति था जिसके दिल में उसने जगह बना ली थी। दूसरी तरफ कपिल के लिए प्रियंका पैसे खर्च कर दिल बहलाने वाली खूबसूरत लड़की थी। वो उसकी देह पर भी नजर गड़ाए हुए था। एक दिन उसे मौका मिल गया। प्रियंका कपिल की आंखों में इस चाहत को अच्छी तरह से भांप चुकी थी। मन ही मन में उसकी पत्नी बनने का सपना देखने लगी थी। आग दोनों तरफ से लग चुकी थी और फिर उन्होंने शारीरिक संबंध भी कायम कर लिए।
यहीं से दोनों की जिंदगी में बदलाव आने की शुरुआत हो गई। प्रियंका कपिल से और अधिक खुल गई। कपिल उसे घुमाने के लिए दिल्ली से बाहर हिल स्टेशनों पर भी ले जाने लगा। दोनों खुलकर मौज मस्ती करने लगे। उनके अवैध संबंध की भनक कई सालों तक किसी को नहीं लगी। इस बीच प्रियंका के माता पिता ने उसकी शादी के कई रिश्ते देखे, लेकिन प्रियंका कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने तो कपिल की बीवी बनने की ठान ली थी। 2 साल पहले कोरोना काल का दौर आ गया। उन दिनों कपिल का बिजनेस बंद हो गया। कपिल और प्रियंका के प्रेम संबंध पर भी इसका असर हुआ। हिल स्टेशनों पर घूमने जाना तो दूर, राजधानी में ही उनके मिलने जुलने की समस्या आ गई। बीते साल महामारी के बाद स्थिति सामान्य होने पर प्रियंका ने एक बार फिर कपिल के करीब आने की कोशिश की। प्रियंका ने कपिल से सीधे लहजे में बात की और शादी करने के लिए दबाव बनाया। कपिल बोला कि पहली पत्नी के रहते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऊपर से वो उसके बच्चों को राखी बांधती है, लोग बाग क्या कहेंगे। इसे लेकर एक बार घर में तीखी बहस भी हो गई। संयोग से बच्चे घर पर नहीं थे, लेकिन सुनैना दूसरे कमरे में थी। हॉल में उनके बीच में बहस हो रही थी। भागी भागी हॉल में आकर सुनैना ने उनसे पूछा कि क्या बात है प्रियंका, इतनी नाराज क्यों है। सुनैना के आते ही प्रियंका आंखें दिखाती हुई बोली, देख लेना, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना, मैं कमजोर नहीं पड़ने वाली हूँ। उसके बाद प्रियंका तेजी से मेन गेट से बाहर चली गई। कपिल समझ गया था कि उसके छिपे अनैतिक कर्मों की पोल खुलने वाली है। प्रियंका के साथ उसके संबंध लोगों को मालूम होने वाला है। वो और शोर मचाए और घर परिवार में लोगों को इसकी जानकारी हो जाए, इससे पहले कुछ करना होगा। लेकिन क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। अपना सिर पकड़कर वही सोफे पर बैठ गया। वही खड़ी सुनैना ने अपने पति को इस तरह से असहाय पहले कभी नहीं देखा था। उसे परेशान देखकर चिंता जताते हुए पूछा, क्या बात हो गई? प्रियंका इतने गुस्से में क्यों थी? बात तो बड़ी है, मुझे ही उसका समाधान निकालना पड़ेगा। कपिल बोला, समाधान निकालना पड़ेगा? क्या समस्या है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। सुनैना बोली, तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कपिल निराशा से बोला, ब्लैकमेल किस बात के लिए? सुनैना चौंक गई। अरे हाँ भाई हाँ, पिछले कई महीनों से 50 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। अगर नहीं दिया तो मुझे तिहाड़ जेल भिजवा देगी। कपिल के मुंह से अचानक ये बात निकल गई। तिहाड़ जेल क्यों? तुमने क्या किया है? सुनैना बोली। ये सुनते ही कपिल फपक पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सुनैना ने उसे पकड़कर उठाया, दुपट्टे से आंसू पोंछे और फिर बोली, पूरी बात साफ साफ बताओ, मैं देखती हूँ कि उस प्रियंका की इतनी औकात जो तुम्हें कुछ कहे। आने दो उसे, मैं सबक सिखाती हूँ। सुनैना की बातों से कपिल को बल मिला। सामान्य होकर उसने पूरी बात विस्तार से बता दी। अपने संबंधों को लेकर उससे माफी मांगी। सुनैना बोली, तुम सुबह के भूले की तरह लौटकर आए, ये मेरे लिए बहुत है। अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ। पत्नी की बदौलत कपिल को भी हिम्मत आ गई थी। उसके मन पर से एक बड़ा बोझ उतर चुका था। सुनैना की बातों से महसूस हुआ कि आगे भी सब कुछ सामान्य होने वाला है। उस रोज वो अपने काम में लग गए। उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद सुनैना ने 14 मार्च को सुबह सुबह प्रियंका को फोन करके घर बुलाया। उसे बताया कि उसके लिए कपिल ने कुछ पैसे रखे हैं, आकर ले जाए। प्रियंका ये सुनकर भागी भागी आई, आकर सुनैना के गले लग गई। बीते दिनों कपिल से गुस्से में बात करने के लिए माफी मांगी। सुनैना ने कहा, कोई बात नहीं, कपिल बोल रहे थे कि तुम्हें मकान खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है, उसका उन्होंने इंतजाम कर दिया है। कुछ कैश इस पैकेट में है और कुछ बैंक से निकालने होंगे। तुम हमारे दोनों स्टाफ राजकिशोर और सचिन के साथ चली जाओ, वहीं कपिल मिल जाएंगे। इसकी जानकारी प्रियंका ने फोन से अपनी मां को दे दी और कपिल के दोनों स्टाफ के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जैसा कि सुनैना ने बताया था, कपिल बैंक में ही मिल गया। प्रियंका पैसा निकालकर कपिल के साथ गाड़ी में आगे बैठ गई। कपिल उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगा।
उसकी शादी तय होने की बातें करते हुए गाड़ी सुनसान लंबे हाईवे पर ले गया। अरे ये क्या, मुझे तो पहले ही मुड़ना था। अब कट यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर आएगा। प्रियंका हंसती हुई बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। वैसे भी तुम बातें करने में लगे हुए थे, तुम्हारा ध्यान मुझ पर अधिक था। तभी पीछे बैठे राजकिशोर और सचिन ने प्रियंका के गले में रस्सी डालकर खींच ली। प्रियंका इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। कुछ समय में ही उसकी गला घुटने से मौत हो गई। कपिल ने गाड़ी किनारे रोक दी। राजकिशोर और सचिन तुरंत आगे आए और प्रियंका को बोरी में बंद कर दिया। बोरी को पीछे डिक्की में डालकर वीडियो कॉल कर दिया। मैडम, आप फ्लाईओवर खत्म होने के बाद मॉल के सामने मिल जाइए, काम हो गया है। ये देखिए, हम लोग अभी इस जगह से चलने वाले हैं। कपिल फिर अपनी ड्राइविंग सीट पर आ गया। थोड़ी देर में ही सुनैना मॉल के सामने खड़ी मिल गई। वो कपिल के साथ वाली सीट पर बैठ गई। पीछे मुड़कर दोनों स्टाफ को थैंक्स बोला और अपने पर्स से एक एक पैकेट निकालकर दोनों को दे दिया। उसमें पैसे थे। बाकी का काम पूरा होने पर और पैसे देने का आश्वासन दिया। अब कपिल की गाड़ी राजस्थान के अलवर जाने वाले रास्ते पर थी। वे शाम के 7 बजे के करीब ततारपुर इलाके में पहुंच गए थे। वही मौका पाकर उनके स्टाफ ने बोरी में रखे प्रियंका के शव को एक पुलिया के नीचे गिरा दिया और रात के 11 बजे तक सभी वापस दिल्ली आ गए। पूरी कहानी सुनने के बाद ततारपुर थाना प्रभारी ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगले रोज कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को ही जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।